If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और ईरान, इजरायल, यूएस के बीच जारी युद्ध का आज 7वां दिन है। तो कुछ बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं, लेकिन एक अहम सवाल के साथ भी कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के जो वाकये हो रहे हैं और कुछ बातें जो आज अमेरिकी अफसरों की तरफ से की गई हैं, क्या भारत के संप्रभुता पर लगातार चोट कर रहा है अमेरिका? क्या नरेंद्र मोदी झुक गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने? क्यों पूछ रही हूं मैं ये सवाल? ये मैं आपको बताऊंगी अब से कुछ ही देर में। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, 1200 से ज्यादा लोग अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं कि तेहरान के अलावा भी बहुत जो दूसरी शहरें हैं ईरान के, जहां पर कारपेट बॉम्बिंग जैसे हालात बने हुए हैं। और अमेरिका ने ये दावा किया है कि ईरान की जो हवाई एयरफोर्स जो बेस है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि सीएनएन इंटरनेशनल के जो रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे हैं, तेहरान से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहला न्यूज चैनल है जहां पे वो अंदर घुसने में, प्रवेश करने में जो है उनको इजाजत मिली है, अप्रूवल मिली है। और उनकी रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि तेहरान में ऐसी कोई हालत नहीं कि बहुत अफरा तफरी या पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है शहर, जिसका दावा अमेरिका कर रहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से जो है इस वक्त खत्म कर दिया है ईरान के जितने भी फोर्सेस वगैरह थे उन सबको। या आपको ये भी बता दें कि ट्रंप इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि ईरान डील करना चाह रहा है, समझौते के लिए बातचीत पर आना चाह रहा है। ये काफी सारे ऐसे अमेरिकी अखबार हैं जिन लोगों ने ये खबरें चलाई हैं, लेकिन इन खबरों का बार बार जो है खंडन किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ईरान कह रहा है कि भाई बातचीत हम क्यों करें, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने देखा था कि जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो रही थी, ठीक उसके बीच में जो है अमेरिका ने उन पर हमला किया। 12 दिन तक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चली। और इस दफा भी जब जिनीवा में बातचीत हो रही थी तो उस दफा वापस से इजराइल ये कहकर हमले कर देता है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से अमेरिका के साथ मिलकर ये हमले जारी है। और लेबनान में भी ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए इजराइल ने लोगों को कह दिया है कि आप लोग खाली करें। वहां से बहुत डिस्टर्बिंग तस्वीरें आ रही हैं, लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है डिस्प्लेस्ड होने के लिए। पिछले साल की तरह ही जो है वहां इस साल भी अभी ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए इजराइल की टुकड़ियां वहां पर अब पहुंचने लगी हैं। लेकिन इस दौरान ईरान की तरफ से जो जवाबी हमले हो रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि काफी प्रिसाइज स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं। उन्होंने ना केवल ऐसे रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिकी सिस्टम्स को खाड़ी देशों में जो बहुत महंगे भी हैं, और जो वहां पे थार्ड डिफेंस पेट्रियट सिस्टम जैसे तमाम सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बेहद अहम कम्युनिकेशन रेडार सिग्नल पॉइंट्स हैं। ईरान ने काफी ऐसे बिल्डिंग्स पर भी हमले किए हैं यूएई में, सऊदी अरब में, जहां उनका कहना है कि ये दरअसल कहने को रिहायशी इलाके हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स के अंदर में सीआईए और मोसाद के एजेंट्स बाकायदा जो है ऑफिसेस और दफ्तर बनाकर जो है वो काम कर रहे थे। और ऑयल फील्ड्स को भी नुकसान हुआ है। कल बहरीन में एक मेजर ऑयल फील्ड पर हमले की खबर आई। उसके पहले कुवैत में भी हमने देखा कि एक एलएनजी के बड़े प्लांट पर हमला किया गया। इन सब के बीच में यह खबर, अब निश्चित रूप से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर, एनर्जी सिक्योरिटी पर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां रेटरिक भी दाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी जो है एयर फोर्सेस को उनको बर्बाद कर दिया है और ये युद्ध जो है 3-4 हफ्ते भी चल सकता है। ईरान भी क्लाइम डाउन करने के लिए तो कतई तैयार नहीं है। उसके पास जितनी आर्सेनल और एमिनेशन है वो देखकर लग रहा है कि अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया, क्योंकि बैलिस्टिक स्ट्राइक मिसाइल्स बड़े जोरदार हो रहे हैं। कम से कम 6 अमेरिकी सोल्जर्स अब तक मारे जा चुके हैं। और कुछ ऑयल टैंकर्स हैं ओमान के नजदीक, उन पर भी हमले हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने कहा कि हम सिर्फ रूस और चीन के जो एनर्जी वेसल्स हैं उनको हम वहां से गुजरने देंगे, क्योंकि
उन लोगों ने जो है हम लोगों के साथ अपनी दोस्ती निभाई है यहां पर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि इतना क्रूशियल एक कनेक्टिविटी पॉइंट है, पर्शियन गल्फ के इस इलाके में जहां हम देखते हैं, रेड सी के इलाके में देखते हैं, जहां से दुनिया भर की एनर्जी नीड्स के लिए शिपिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, वहां की जो रेगुलर ट्रैफिक है वो आज की तारीख में कम से कम 80% तक कम हो गई है। बहुत सारे शिप्स, क्योंकि इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिकी नेवी को भेजेंगे, वहां पर मिलिट्री वेसल्स को भेजेंगे इन शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं हुतीस अटैक ना करे, कहीं ईरान की जो है मिसाइल्स उनको अटैक ना करें, तो बहुत सारी शिप्स जो है वो निकल ही नहीं रही है इन चैनल्स में इस दौरान। और भारत के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसीज ने कहा कि भारत के पास कम से कम 25 दिन का जो है स्टॉक सप्लाई है क्रूड ऑयल का। पैनिक वाली हमारी स्थिति नहीं है। वैसे आपको बता दें कि हम कम से कम 40 देशों से अपनी ऑयल को सोर्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही देश से सोर्स कर रहे हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में, ट्रंप के दबाव में, हमने ईरान से अपनी ऑयल इंपोर्ट्स को जीरो कर दिया था, जिस ईरान की क्रूड ऑयल के लिए हमारी रिफाइनरीज बेस्ट सूटेड थी। वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद को हमें बंद करना पड़ा था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बनकर आए हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद फिर वो भारत पर जोर डाल रहे हैं कि आप उसी वेनेजुएला से जो है तेल खरीदें, खुद अपने ऑयल और गैस प्रोडक्शन को अमेरिका बढ़ा रहा है और भारत पर दबाव डाल रहा है, और हम ज्यादा से ज्यादा अब इंपोर्ट कर भी रहे हैं गैस, जो हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि लॉन्गर रूट से जो है हम उसको लेकर आते हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से जो अगर 25 दिन का अभी हमारा तेल सप्लाई है, इंडिया ये भी चाह रहा है कि हम इसको जितना हो सके उतना और रैंप अप कर सके, शोर अप कर सके। 1.4 बिलियन जो है हमारी आबादी है, तो हमारी एनर्जी नीड्स भी बहुत ज्यादा हाई है एज डेवलपिंग इकोनॉमी की तरह। इस बीच एक बयान आया है और उस बयान से बेहद बवाल मचा है। ये बयान दरअसल आया है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से, और स्कॉट बेसेंट ने बकायदा एक ट्वीट किया है आज। उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाती हूं इस इमेज के जरिए, क्योंकि कल हमने देखा था कि जिस तरीके से भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो गए हुए थे ईरान के एम्बेसी में जो दिल्ली स्थित है, जाकर कंडोलेंस बुक को वहां साइन किया था खamenei की किलिंग के लिए, सुप्रीम लीडर की किलिंग पर। भारत ने छठे दिन जाकर जो है कंडोलेंस मैसेज दिया। आपको याद दिला दे, 6 दिन तक कोई कंडोलेंस मैसेज, कोई शोक संदेशा भारत की तरफ से नहीं दिया गया था। और कल ही जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से भी फोन पर बात की थी। पहले दिन युद्ध की उन्होंने बात की थी और फिर छठे दिन बात की थी। और इस दौरान ईरान के एक डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो इस वक्त दिल्ली में है, जो विदेश मंत्रालय की प्रीमियर थिंक टैंक इवेंट है रायसीना डायलॉग, उसमें शिरकत करने के लिए उनसे भी आज एक ब्रीफ मुलाकात हुई है डॉक्टर एस जयशंकर की। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी ट्वीट में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दी थी कि क्या बातचीत हुई है अरागची के साथ में, लेकिन ये जो ट्वीट है ये जरा आप देखिए पहले। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एनर्जी एजेंडा हैज रिजल्टेड इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन रीचिंग द हाईएस्ट लेवल्स एवर रिकॉर्डेड. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. आप इस भाषा पर जोर दीजिए और भाषा को समझिए, क्योंकि रूस से तेल खरीदने को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दबाव बनाया। हमने उसे जीरो तो नहीं किया, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हम रूस से भारी सप्लाई ऑफ तेल खरीद रहे थे, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर भारी जो है टैरिफ लगा दिया। 25% तो टैरिफ था ही, प्लस 25% और पेनल्टी लगा दिया था अगस्त 2025 में, ये कहते हुए कि चूंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं इसीलिए जो है आप उसको इस पेनल्टी को आप सफर करेंगे। अब इंडिया ने कंटिन्यूअसली कहा कि हमारी जो पब्लिक ऑयल कंपनीज हैं वो अपनी बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी चॉइसेस लेती हैं और चुनती है कि किससे तेल खरीदना है। ये हमारा एक संप्रभु, एक हमारा एक सॉवरेन फैसला है, निर्णय है। लेकिन जब यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी इस तरह से ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमने 30 दिन का एक वेवर दिया है सैंक्शंस पर और भारत को अनुमति दी है, भारत को इजाजत दी है कि आप रूस से जाकर जो है तेल खरीद सकें, तो इसे लेकर अब जमकर बवाल मचा हुआ है। और यहां राहुल गांधी की तरफ से आज एक ट्वीट आया है। पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाती हूं। इस ट्वीट को देखिए जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है,
कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इमर्जेस फ्रॉम द कलेक्टिव विल ऑफ आवर पीपल। हम लोगों की जो सामूहिक शक्ति है उसी में हमारे विदेश नीति की नींव है। इट शुड बी रूटेड इन आवर हिस्ट्री, आवर जियोग्राफी एंड आवर स्पिरिचुअल एथॉस बेस्ड ऑन सत्या एंड अहिंसा। What we are witnessing today is not policy, it is the result of exploitation of a compromised individual. तो कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस ने जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स का भी मुद्दा उठाया है। उसमें जो मेंशन्स आए हैं हरदीप सिंह पुरी मंत्री के तमाम मीटिंग्स के, लगातार वो हमलावर है कांग्रेस और विपक्ष इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने अपने एक पुराने वीडियो को भी ट्वीट किया है जिसमें संसद में उन्होंने भारत की एनर्जी सॉवरेनिटी का मसला उठाया था। ये भी सुन लेते हैं। United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. तो ये जो साउंड बाइट है राहुल गांधी की, ये 11 फरवरी 2026 को लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद बजट सेशन के दौरान बात करते हुए राहुल गांधी ये तमाम सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या अमेरिका ये इस बात का फैसला करेगा कि भारत किससे और कितना और कब तेल खरीदे। तो आज जो ये सेक्रेटरी बेसेंट की जो बाइट साउंड जो ट्वीट आई है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और निश्चित रूप से ये एक अपनी तरह का एक ट्वीट नहीं है। सिलसिलेवार रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं भारत अमेरिका के बीच में। पिछले साल जब सीज फायर की घोषणा हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जिसमें भारत ने कहा कि ये सीज फायर नहीं है, ये तो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, याद हो कि उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती है, और वो लगातार इस बात को जो है वो दोहराते रहे हैं कि ये सीज फायर उन्होंने ही करवाई, जिसका भारत खंडन करता है। इंडिया की एनर्जी नीड्स को भी जो है लगातार जिस तरीके से उठाया जा रहा है, यहाँ अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और कि हमने दबाव दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बयान दिए कि भाई नरेंद्र मोदी ने तो मुझे एश्योरेंस दे दी है कि वो रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब उनका एक हेड ऑफ स्टेट इस तरह की बातें करता है, हमारी ओर से जवाब देने के लिए हमारे मंत्रालय के प्रवक्ता को भेजा जाता है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बहुत एस्टीम डिप्लोमैट है, लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट का जवाब अगर आपको कन्विंसिंगली देना है तो शायद आपको एक मंत्री के स्तर पर या हेड ऑफ गवर्नमेंट के स्तर पर इस जवाब को देना होगा, तब जाके आपकी मैसेज लाउड एंड क्लियर जो है रिंग करेगी अक्रॉस ग्लोबल कैपिटल्स। वैसा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री इन बातों पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और सेक्रेटरी बेसेंट के अलावा आज एक और जो प्रॉब्लमैटिक बयान आया है वो आया है क्रिस्टोफर लैंडू का। ये भी यूएस के एक डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं जो रायसीना डायलॉग में इस वक्त शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, और उन्होंने भी जो है कुछ बातें कही इस डायलॉग में लोगों से जब वो आमने सामने थे। मैं आपको जरा सा सुनाती हूं कि क्या बात कही उन्होंने उस सेशन में। Understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people. तो ये जो बयान है क्रिस्टोफर लैंडू का, जहां पर वो कह रहे हैं कि हम जो भी करेंगे हम इस बात को तय करेंगे कि देखो हमारे लोगों का भला हो, और भारत को हम चीन बनने जो हैं वो हम नहीं देंगे। तो पहला तो भारत चीन बनेगा, भारत क्या बनेगा, भारत कितना प्रोग्रेस करेगा। एक बार फिर से सवाल ये होता है कि इसका फैसला क्या अमेरिका की तरफ से लिया जाएगा? भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ आखिर कैसी होगी, किस स्तर पर होगी, भारत किस स्पीड के साथ ऊपर चढ़ेगा,
इन तमाम बातों में अगर अमेरिका कहता है कि हम आपको चीन नहीं बनने देंगे, तो ये तो एक प्रॉब्लम वाली कमेंट है कि आप कौन होते हैं जी हमें ये बताने वाले। और इसी को लेकर लगातार ये सिलसिलेवार रूप से, क्योंकि आपको हम ये भी याद दिला दें कि जिस तरीके से आपकी जो ईरानियन वेसल पर हमला देखने को मिला, जिसको उड़ा दिया अमेरिका की एक सबमरीन ने, जो इंडियन ओशन में इट वाज लर्किंग अराउंड, और उस पर भी मैंने व्लॉग किया है कि क्यों वो प्रॉब्लमैटिक है। एक टॉर्पीडो के जरिए जो है जिस तरीके से उस वेसल को उड़ाया गया, और वो भारत के न्योते पर वो वेसल आया हुआ था विशाखापट्टनम, वहां से, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में यह हादसा होता है जिसमें भारत की कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन बहुत सारे एथिकल सवाल उठ जाते हैं। और सवाल ये भी कि भारत ने खामेनेई की किलिंग में एक बयान जारी करने में 6 दिन क्यों लगाए। टेक्निकली तो बयान भी जारी नहीं किया है, वो विक्रम मिस्री जाकर मिले हैं। और सवाल ये भी है कि आखिर जब ईरानियन सोल्जर्स मारे गए इस वेसल में, जो ईरान के मंत्री कह रहे हैं कि ये निहत्थे थे, अनआर्म्ड शिप थी, ये पीस टाइम के वाटर्स में सेल कर रहे थे, और उन लोगों को मारा गया, उस पर भी आप एक लाइन का कंडोलेंस मैसेज नहीं देते हैं। उसमें सरकार के सूत्र बस यही औचित्य देते हैं कि भाई ये तो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हुई है। तो इसीलिए ये एक के बाद एक जो वाकये हो रहे हैं, उससे सीरियस सवाल उठने लगे हैं कि ये मोदी सरकार ने जो बार बार ये कहा कि भाई हम नेहरू के नॉन अलाइंड मूवमेंट को नहीं मानते हैं, हमारी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी रणनीतिक संप्रभुता है, क्या सही में है या डीसी के सामने दिल्ली इस वक्त झुक गया है? आप सुनिए, ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा इस आइरिस डेना ईरानियन शिप में हुए वाकये को लेकर, जिसे हिंद महासागर में इंडिया के स्ट्रेटेजिक वाटर्स में अमेरिका की एक सबमरीन ने टॉर्पीडो के जरिए उड़ा दिया, और उसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सुनिए जरा। Iranian warship which was returning from IFR. This is very sad, very unfortunate, incident. That vessel was by invitation of Congress, Indian friends, attending an exercise, international exercise. It was ceremonial. It was unloaded. It was unarmed, and the only only precedent for that was during Nazi time when they attacked unarmed vessels and armed ships away from combat zone. So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked ceremonial, unarmed and unloaded vessels. It is very unfortunate. Many of Iranian young sailors who were attending this exercise actually lost their life, and it cannot go with impunity for those who actually तो आपने सुना डॉक्टर सैयद खातिबजादे, जो कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वो चूंकि दिल्ली में है रायसीना डायलॉग के लिए, उनसे जब पूछा गया इस आइरिस डेना मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सैड है, ये बहुत दुखद मसला है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मसला है, क्योंकि ये भारत के न्योते पर आए हुए थे और ये अनआर्म्ड शिप थी, और ये जो इस वक्त एक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, खाड़ी क्षेत्र, उससे हजारों मील दूर थी, तो इंटरनेशनल पीस टाइम वाटर्स में ये सेल कर रही थी, इस भरोसे के साथ कि यहां कम से कम इस तरीके से समंदर की गहराई से अचानक से एक सबमरीन के जरिए, टॉर्पीडो के जरिए उनको इस तरह नहीं उड़ा दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का भी कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है, ये धज्जियां उड़ाता है। और यही सवाल एक बार फिर से कि लैंडो अगर आकर कहते हैं कि भाई हम आपको चीन की तरह जो है हम बढ़ने नहीं देंगे, इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखें हम? इस पर मैंने बात की इतिहासकार और ऑथर, भारत के जाने माने स्कॉलर श्रीनाथ राघवन से। उनसे मैंने पूछा कि इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं। आप भी सुनिए क्या कहा था श्रीनाथ ने। Clear and unvarnished statement as we can, and I must say that we should all be thankful to the Trump administration for helping us drop some of these blinders which we've been wrapping around our own eyes for a very long time. I think. See, it is very interesting, right, that he did not say that the way we helped Germany after the Second World War, or the way we helped Japan after the Second World War, or the way that we helped Korea or Taiwan or any of these countries after the Second World War. Our comparison was made with China.
who is clearly a strategic rival. So why are we equated with China? Because we are not an American ally. And we have the size and the heft to, if we get our story in place at some point of time in the very distant future, to emerge as a peer challenger to the United States in terms of sheer capacity. It doesn't have to be in terms of politics. And, realism in IR, which we were just talking about, will tell you that, intentions don't matter. It's capabilities that matter in the long run. And that is what they do not want us to ever have. And the sooner we understand all of these things, the better it is for us. See, India cannot become a great power on the coattails of a superpower. That is never, ever going to happen. ये बहुत जरूरी बयान जो श्रीनाथ राघवन ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया कैन नॉट बिकम अ ग्रेट पावर ऑन द कोटेल्स ऑफ अ सुपर पावर, कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक सुपर पावर को चूंकि आप नाराज नहीं करना चाहते हैं, आप उनको अर्क नहीं करना चाहते हैं, उस हिसाब से जो है आप एक सुपर पावर नहीं बन सकते हैं, ग्रेट पावर नहीं बन सकते हैं। तो ये बात याद दिलाई है श्रीनाथ राघवन ने, जो कि इतिहासकार हैं, ऑथर हैं। उनकी इस पूरी इंटरव्यू को भी आप मेरे यूट्यूब स्टेशन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल निश्चित रूप से है कि क्या भारत किससे तेल खरीदेगा, इसका फैसला अमेरिका कर रहा है। क्या भारत में इतना माध्य भी नहीं है कि आपके गल्फ नेशंस के साथ में आपकी दोस्ती कायम रहे, नेतन्याहू के साथ आपकी दोस्ती कायम रहे, डोनाल्ड ट्रंप जिनको आपके बाजार की भी जरूरत है, कि अगर आप एक लाइन भी कह देते हैं कि नहीं ये यूनिलैटरल अग्रेशन हुआ है, जैसा कनाडा, फ्रांस और यूके ने भी कहा है, जो उनके अलाइज है, जो इस लड़ाई का हिस्सा भी है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि भाई इसमें आपने अप्रूवल तो नहीं ली, ना संसद से ली, ना आपने सुरक्षा परिषद से ली, तो ये सही युद्ध नहीं है। अगर एक लाइन का आप कॉन्डमनेशन कर देते, अगर एक लाइन का शोक संदेश आप दे देते खामनेई की किलिंग पर, अगर सिर्फ एक मानवीय स्तर पर कम से कम ये जो सेलर्स मारे गए, जो अनार्म्ड थे इस शिप पर, इनमें से काफी जो हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, क्या आपकी हैसियत विश्व मंच पर कम हो जाती? क्या ये जितने यूएई, सऊदी, जितने मुल्कों के नेता हैं जिनके साथ मोदी जी जाते हैं, गले मिलते हैं, उनको माय फ्रेंड, माय ब्रदर कहते हैं, क्या ये रिश्ते इतने नाजुक हैं कि पूरी तरह से चरमरा जाते बस आपकी एक शोक संदेश से? ठीक है, 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा आपके लिए प्राथमिकता है, समझ में आता है खाड़ी में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुरंत जो है उनको आप इवैक्यूएट कर रहे हैं या वो इवैक्यूएट वाली स्थिति हो रही है। उनमें से बहुत भारतीय हैं जो आना चाहेंगे भी नहीं, जो यूएई को अपना घर मानते हैं, जो सऊदी को अपना घर मानते हैं आज की तारीख में। तो थोड़ा हमें भी देखना होगा कि वी हैव टू बी मोर सिक्योर इन आवर स्किन, मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स। हमेशा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, ये सब विदेश नीति नहीं है, और विदेश नीति में रियलिज्म के साथ साथ नैतिकता की भी अपनी जगह है, एक मोरल कंपास होना चाहिए। भारत किस देश के साथ कंपटीशन करे, भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या हो, भारत किससे तेल खरीदे, ये सारे फैसले हमारे संप्रभुता से जुड़े हुए हैं। किसी और को ये फैसले हमारे लिए करने का कोई हक हमने नहीं दिया है, और यही भारत की खूबसूरती रही है। नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो। मनमोहन सिंह भी व्हाइट हाउस में जाकर जॉर्ज बुश के साथ खड़े होकर और जिस तरीके से जो है वो बोल कर आए थे कि इराक का युद्ध सही नहीं है। वाजपेयी जी ने बकायदा संसद में स्टैंड लिया था, हमने एक रेजोल्यूशन पारित किया था और कहा था कि भारत की विदेश नीति इजाजत नहीं देता कि हम सैन्य टुकड़ियों को किसी और विदेशी युद्ध में हम भेजें जब तक कि यूएन की उसमें कोई अप्रूवल ना हो। संयुक्त राष्ट्र के तहत अगर पीस कीपिंग फ्लीट्स आप हमें भेजना चाहते हैं पीस कीपिंग के लिए, तो उसमें भारत के जो सैनिक हैं वो हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन एक तरफा अग्रेशन का हम हिस्सा नहीं बनते हैं। अफगानिस्तान हो, इराक हो, तमाम युद्धों में हम लोगों ने पोजीशंस लिए, अपनी आवाज जो है दुनिया के मंच पर हमने मजबूती के साथ साफ तौर पर अपनी बातें रखी और अपनी आवाज को और प्रबल किया। तो ऐसे में चुप्पी साध जाना, ईरान जैसे एक बहुत ही ऐतिहासिक रिश्ते वाले मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट, उनके पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट, उनके रिलीजियस हेड ऑफ द स्टेट की इस तरीके से असैसिनेशन पर कुछ भी ना कहना, ईरानियन शिप को अमेरिका के सबमरीन के जरिए
इंडियन ओशन में उड़ा देना। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हमारे लिए महंगा साबित होंगी, और इसीलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी विदेश नीति को हम घरेलू नीति के चश्मे से ना देखें, घरेलू राजनीति और रंग के चश्मे से ना देखें, बल्कि उसकी जो स्वाधीनता है, जो आजादी है, जो संप्रभुता है, उसको हम बरकरार रखें। फिलहाल यही कुछ बातें जो हैं आप लोगों से करनी थी, इसलिए मैं आपके साथ मुखातिब हुई। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।